हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, आई होप आपको थंबनेल के थ्रू अच्छे से समझ आ रहा होगा कि आज हम आपको क्या बताने वाले हैं, कैसे आपको एनसीपी बनाना है। क्योंकि एनसीपी बनाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है सभी को, और सब काफ़ी सबको इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि मेरा मोस्टली जो टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं ना कि हमें ये बता दीजिए दीदी, हमें ये बता दीजिए मैम कि कैसे एनसीपी बनाना है। हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है साइकेट्रिक पीडिया में लेके और आपका एएचएन सब्जेक्ट को लेके। तो आज मैं वही कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करूँगी। अब मैं सही बताऊँ, ये तीसरी बार का वीडियो है मेरा जो कि मैं अलग से बिल्कुल एक एनसीपी पे ही आज टॉपिक लाई हूँ आपका कि आपको क्या फॉर्मेट रखना है एग्ज़ाम पे। ठीक है, तो आपका ये एग्ज़ाम में जो फॉर्मेट लिखोगे तो ये है आपका फॉर्मेट। देखो, तीनों सब्जेक्ट आप जो 6 सेम तक के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट से लेकर 6 सेम तक के स्टूडेंट के लिए एक बात बता दूँ मैं, 3 सब्जेक्ट है आपके पास। जो एएचएन हो गया, जिसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते थे, अब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग बोलने लगे। ठीक है, तो आपके पास ये हो गया एक सब्जेक्ट, तो जो कि आपका थर्ड फोर्थ सेम में रहते हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड फोर्थ सेम के अंदर आता है। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट आपका थर्ड सेम के अंदर आता है। फिर आपका होता है 6 सेम के अंदर, जिसको प्रॉब्लम आ रही है साइकेट्रिक और पीडिया। देखो, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कहाँ आता है, ये सब्जेक्टिव डाटा के अंदर आता है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। ठीक है, वो भी आपका पीडिया साइकेट्रिक में आएगा, वरना एएचएन के अंदर सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। ठीक है, और पीडिया के अंदर भी बस एक सब्जेक्टिव डाटा का डिफरेंस है, वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ आज यहाँ पे। ठीक है, तो नर्सिंग असेसमेंट, देखो यहाँ पे नर्सिंग वर्ड मैंने हर कॉलम में क्यों यूज़ किया है। ये आपका नर्सिंग केयर प्लान, मतलब कि आपके एनसीपी का जो फॉर्मेट है ना, ये आप यहाँ पे एज अ नर्स यहाँ पे आप बताओगे ना एग्ज़ाम में। क्योंकि आप बीएससी नर्सिंग के यहाँ पे स्टूडेंट है, तो आप यहाँ पे नर्सिंग वर्ड यूज़ करना होगा आपको एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, आप इस चीज़ को आज माइंड में डाल लेना कि जो मैं फॉर्मेट बताने वाली हूँ ना, वो बिल्कुल आप यही वाला यूज़ करके आओगे एग्ज़ाम में, तभी आपको इस चीज़ पे फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि यही वाला फॉर्मेट आपका चलेगा, और सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में थे, इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम हमारा आता है नर्सिंग असेसमेंट का, सेकंड कॉलम आता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस का, थर्ड कॉलम आता है हमारा नर्सिंग गोल का, फोर्थ आता है नर्सिंग प्लानिंग या फिर आपका नर्सिंग इंटरवेंशन, फिर आपका आता है फिफ्थ कॉलम नर्सिंग रेशनल का, सिक्स्थ कॉलम आता है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन का, सेवन्थ कॉलम आता है नर्सिंग इवेल्युएशन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 7 कॉलम यहाँ पे कैसे बन गए। तो मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि जो आपकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, पहली बुक्स हैं आपकी, तो उनमें क्या था कि 5 कॉलम दिए होते थे आपके, सीधे सीधे से कॉलम दे देते थे कि आपका ये हो गया नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग गोल, और आपकी नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मेट ये भी ठीक था, लेकिन अब एडवांस हो चुका है सब कुछ। ठीक है, नर्सिंग नर्सिंग ही नहीं रही है, नर्सिंग में भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप देखते हुए ये वाला फॉर्मेट जो है आपको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, तभी आपको बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे, और यही आपका सही फॉर्मेट है। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रेशनल वाला कॉलम स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं करना है। ओके, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है कि रेशनल वाला कॉलम आप स्किप कर सकते हैं इफ़ आपके पास टाइम नहीं है, अदरवाइज़ आपको लिखना ही है। ठीक है, तो फर्स्ट हम कॉलम को देख लेते हैं। देखो, तीनों सब्जेक्ट के लिए सेम है, मैंने बताया एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक। ओके, सभी डिजीज कंडीशन के लिए सेम फॉर्मेट यूज़ होगा एनसीपी बनाने में, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या रहने वाला है बताते हैं हम आपको। ओनली सब्जेक्टिव डाटा के अंदर होगा। नर्सिंग असेसमेंट हम देखते हैं, नर्सिंग असेसमेंट का जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें आपका आता है सब्जेक्टिव डाटा, सेकंड आता है आपका ऑब्जेक्टिव डाटा। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव डाटा, जिसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि जो हमारा पेशेंट या फैमिली आपको बताती है कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम वहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। मतलब देखो, ये है कि आपके जो सिम्टम्स वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं पेशेंट को, कि उसको हेडेक हो रहा है या वोमिटिंग हो रही है, जो भी आपको लग रहा है कि वो बता रहा है, तो यहाँ पे आपका वो डाटा आता है सब्जेक्टिव डाटा। या तो फैमिली बताएगी या पेशेंट बताएगा। देखो, ये कंडीशन आपकी 3 सब्जेक्ट हैं, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर ये सेम लिखा जाएगा कि पेशेंट बता देगा और आपकी फैमिली बता देगी। लेकिन पीडिया के अंदर एक कंडीशन आएगी,
पीडिया में अकॉर्डिंग टू एज, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपने एज के अकॉर्डिंग पढ़ा होगा कि इतनी, जैसे आपके 12 ईयर्स, आपका मैं फॉर एग्जांपल ले रही हूँ, 12 एज का बच्चा आपको बता सकता है कि मुझे हाँ यहाँ पे एब्डोमेन में पेन है, मुझे हेडेक है, ये सब वो बताएगा ना। लेकिन अगर कोई 1 साल का बच्चा नहीं बता पाएगा और पेरेंट्स भी उसको नहीं समझ पाएंगे, तो यहाँ पे फैमिली और पेशेंट आपको नहीं बता सकते हैं। और पहले ही आपसे जो डिजीज़ कंडीशन पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में ही, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि एनसीपी मोस्टली उन्हीं में बनता है लॉन्ग क्वेश्चन में ही, वरना क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैनेजमेंट पे ही पूछा जाता है। लेकिन एनसीपी बनाना पड़ता है फिर भी, क्योंकि 15 मार्क्स के क्वेश्चन में एनसीपी ज़रूर बनेगा। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग रोल, नर्सिंग आपकी ये नर्सिंग केयर प्लान, ये सारी चीज़ें आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। ये मत बोल देना कि नर्सिंग मैनेजमेंट और एनसीपी सेम है, नहीं है सेम, बहुत बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा सब्जेक्टिव डाटा पीडियाट्रिक के अंदर होगा वो अकॉर्डिंग टू एज लिखा जाएगा। अगर मतलब डिजीज कंडीशन में बोला गया कि ये पेशेंट आपका 12 साल का है, 13 साल का है, 18 साल का है, तो आप लिख सकते हो। 10 साल का होगा तब भी बोल जाएगा बच्चा, लेकिन 6-7 साल का बच्चा भी बता देगा आपको। लेकिन 5 साल तक के बच्चे को क्या ही पता होगा, नहीं बता पाएगा, और उनकी फैमिली भी नहीं बता पाएगी। तो आपको अकॉर्डिंग टू एज वहाँ पे आप डाटा लिखोगे, अदरवाइज़ आप इसमें डैश ला आके छोड़ दोगे पीडिया में भी। और साइकेट्रिक का बता दे रही हूँ। साइकेट्रिक में क्या करना है कि साइकेट्रिक में तो आपका पेशेंट नहीं बता सकता है, क्योंकि पेशेंट आपका मेंटली इल है। तो जो पेशेंट मेंटली डिसऑर्डर से इल है, तो आप उसका नहीं डाटा लिखोगे सब्जेक्टिव यहाँ पे। और जो पेशेंट की फैमिली है उस पर भी आपको क्या ही बताएगी, पेशेंट की फैमिली कोई डॉक्टर है या नर्स है, नहीं है ना। तो उन पे भी आपको कोई ये ट्रस्ट नहीं रखना है इस चीज़ को लेके, उन्हें भी नहीं पता है इस बारे में। तो ये भी आप यहाँ पे पार्ट छोड़ सकते हैं, ओनली डेस लगा के छोड़ देना सब्जेक्टिव डाटा। देन आपका सेकंड पार्ट में आप यहाँ लिखोगे ऑब्जेक्टिव डाटा। एएचएन में भी लिखना है, पीडियाट्रिक में भी लिखना है, साइकेट्रिक में भी लिखना है, सेम आएगा। बस यही डाटा था जो आपको यहाँ पे कंफ्यूज कर रहा था पीडियाट्रिक और साइकेट्रिक के अंदर। बाकी एएचएन में जो लिखा है मैंने बताया है कि ये पेशेंट की फैमिली और पेशेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि ये सब्जेक्टिव डाटा मतलब आप क्या क्या चीज़ फील कर रहे हो, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे बताओगे। ऑब्जेक्टिव डाटा में हम ऑब्जर्व करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन भी देखेंगे हम वहाँ पे कि इसको क्या हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसकी देखते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट हमारा सेकंड कॉलम आता है नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसमें हम बहुत आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको PES जो आपका PES रूल है वो फॉलो करना होता है। PES का मतलब होता है, P से आपका आता है प्रॉब्लम, E से आता है ईटियोलॉजी, S से आता है साइन, ठीक है। तो फिर आपका क्या रहता है PES रूल में, प्रॉब्लम जो होती है आपकी डिजीज़ कंडीशन है, कोई भी डिजीज़ कंडीशन होगी, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम होगी वो रिलेटेड टू मतलब किस कारण से हो रही है। ई से फिर आपकी ईटियोलॉजी आ जाएगी, रिलेटेड टू ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी मतलब कोज, आपका कारण क्या है, ठीक है। फिर आपका एविडेंस मतलब किस बेस पे आप कह रहे हो, एज एविडेंस बाय साइन एंड सिम्टम्स, एस से आपका साइन एंड सिम्टम हो गया, ठीक है। तो ये भी पीडिया, साइकेट्रिक और आपका एडल्ट हेल्थ नर्सिंग तीनों में सेम रहेगा, ओके। देन आपका आता है नर्सिंग गोल, जो कि आपकी प्रॉब्लम रिड्यूसिंग गोल होता है। मतलब आपका है जैसे किसी को फीवर है, आपका हाइपोथर्मिया है, ठीक है, या आपका हाइपरथर्मिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर किसी को हाइपरथर्मिया हो रहा है, ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया, तो हाइपरथर्मिया में आपको क्या करना है, टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फीवर ही तो हटाना है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको प्रॉब्लम रिड्यूस करनी है, तो गोल आप वो लिखते हो, ठीक है। आपको क्या पेशेंट में चाहिए चेंज, ठीक। उसके बाद आपका आता है नर्सिंग प्लानिंग या फिर आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन। तो इनमें से आपका ये है कि आप प्लानिंग लिख दो या नर्सिंग इंटरवेंशन लिख दो, क्योंकि जो ये होती है ना चीज़, ये हम यहाँ पे प्लान करते हैं केयर को कि क्या क्या चीज़ आप कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे टू चेक वाइटल साइंस, ठीक है। फिर आप ना इसके बाद डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हो ED लगा के, यहाँ पे तो आपका टू यूज़ होता है। नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में आपका ED लग जाता है, मतलब हम वो चीज़ कर चुके, यहाँ पे हमने करी है ना, प्लान केयर आपने दी है यहाँ पे पेशेंट को, कि जैसे आपका टू चेक वाइटल साइंस, यहाँ पे नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में एक्शन टाइम फेज आ जाता है। प्लानिंग केयर आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जो पेशेंट पे कर ली होती है, मतलब तो इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप कर चुके हो। तो उसके अंदर क्या होगा,
रेशनल में तो आपका साइंटिफिक डाटा आएगा, रीज़न आएगा कि ये जो फीवर है ये किस वजह से है, किस तरह इसके कोज वगैरह आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, रीज़न बताना है मेनली। बाकी आप इसको स्किप करना चाहो कर सकते हो। लेकिन नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन जो आपका नर्सिंग प्लानिंग की आपने, मतलब पहन केयर दी, जैसे मैंने 2 चेक वाइटल साइन बताए, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, चेक्ड वाइटल साइंस, ठीक है, या फिर मॉनिटर्ड वाइटल साइंस। अगर इधर लिखेंगे हम टू मॉनिटर द वाइटल साइन, ठीक है, टू मॉनिटर द वाइटल साइन अगर हम लिख रहे हैं नर्सिंग प्लानिंग के अंदर, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर मॉनिटर्ड वाइटल साइन आएगा, ईडी लग जाता है, पास फॉर्म में हम यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है नर्सिंग इवेल्युएशन, जो कि आपका आउटकम होता है, मतलब आपका पेशेंट ठीक हो गया है या नहीं, वो देखते हैं हम यहाँ पे। इसमें आप क्या लिखोगे, नाउ पेशेंट कंडीशन इज़ स्टेबल या फिर नाउ पेशेंट कंडीशन इज़ गुड। तो गाइज़ यही डिफरेंस था। बाकी पीडिया साइकेट्रिक और आपकी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के अंदर, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में तो सेम वही नॉर्मल लिखा जाता है, लेकिन पीडिया और साइकेट्रिक में यही डिफरेंस आता है कि सब्जेक्टिव डाटा में आपको इसमें पीडिया में तो अकॉर्डिंग टू एज लिखना होता है, और साइकेट्रिक में आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट की फैमिली और पेशेंट नहीं बता पाता है, क्योंकि वो भी तो कोई नर्स या डॉक्टर नहीं है, उन्हें ही क्या पता है, ठीक है। तो उन्हें भी ये नहीं पता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली कि हमारे बच्चे को ये चीज़ शो हो रही है, ठीक है। तो उस चीज़ पे भी आप बिलीव नहीं करोगी, और आपको ये बिल्कुल मैंने फॉर्मेट जो बताया बिल्कुल प्रॉपर बताया। आई होप आज आप सभी का ये बिल्कुल कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, और जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वो प्लीज़ बिल्कुल एक्टिव रहिए चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर देना, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो गाइस, उनकी भी हेल्प हो जानी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर अपकमिंग अपडेट्स और अपकमिंग लेक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।